मैं और मेरी मंगेतर नेहा ने जब हिमाचल के भवरी नाम के एक छोटे से गांव में अपना पहाड़ी घर खरीदा था, तब जिंदगी हमें खूबसूरत सपने जैसी लग रही थी। घर चारों ओर से देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा था और सामने एक छोटी सी बर्फीली नदी बहती थी। गांव के लोग सीधे साधे, शांत और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। हम दोनों वर्क फ्रॉम होम करते थे और सोचते थे, इससे बेहतर जिंदगी क्या हो सकती है। लेकिन हमें नहीं पता था कि इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक काला धब्बा छुपा हुआ था। जनवरी की एक रात थी। तापमान -5 डिग्री तक गिर चुका था। बाहर बर्फ पड़ रही थी और अंदर लकड़ी के हीटर की गर्माहट से कमरा भरा हुआ था। सुबह करीब 5 बजे मेरी नींद खुली। दरवाजे की सीलिंग से आती हल्की ठंडी हवा से मुझे लगा शायद कोई खिड़की खुली रह गई है। मैं खिड़की की ओर गया और वहीं मैं जड़ हो गया। बर्फ पर किसी के पैरों के निशान थे, गहरे, एक के बाद एक, सीधा हमारे शेड तक जाते हुए। निशान सिर्फ आने के थे, जाने के नहीं। मैंने नेहा को उठाया। कोई घर के पास आया था आधी रात को। वो डर गई और कहने लगी, शायद कोई लकड़हारा होगा या भटका हुआ जानवर। लेकिन इंसानी पांवों के निशान किसी जानवर के नहीं होते। हमने गांव के बुजुर्ग दाताराम जी से बात की। वो करीब 70 साल के होंगे और गांव में सब उन्हें बाबा कह के पुकारते थे। जब मैंने उन्हें निशानों की बात बताई तो उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, उनकी तलाश मत करना। वो जो जंगल में रहते हैं उन्हें अकेला ही रहने दो। मैं चौंक गया। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जंगल अपने रहस्य खुद संभालता है। इंसान वहां ज्यादा देर टिके तो जंगल उसे अपना बना लेता है। उस रात हमने दरवाजे पर लकड़ी का पट्टा लगाया, खिड़कियां बंद, हर रोशनी जलाकर रखी। लेकिन फिर भी डर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगली ही सुबह शेड से 3 औजार गायब थे, कुल्हाड़ी, ड्रिल मशीन और लोहे की बड़ी रॉड। बर्फ पर फिर से वही गहरे निशान, इस बार दोनों दिशाओं में। अब नेहा बेहद परेशान थी। वो कहती रही, हमें यहां नहीं रहना चाहिए, ये सब सामान्य नहीं है। पर मैं जवाब देना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। मैंने अपने पुराने कॉलेज दोस्त धीरज को कॉल किया, एक ट्रेकर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और शौकिया शिकारी जो उत्तराखंड की वादियों में बड़ा हुआ था। मैंने उसे सब कुछ बताया और वो बोला, मैं आ रहा हूं, कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अगली सुबह वो आ गया। अपने साथ लाया एक बड़ा बैग जिसमें थर्मल स्कोप, नाइट विजन और बर्फ के लिए खास ट्रैकिंग बूट्स थे। हम दोनों ने खुद को तैयार किया और दोपहर होते ही निशानों के पीछे जंगल की ओर निकल पड़े। करीब 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद हम जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां कोई पगडंडी नहीं थी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक धीरज ने मुझे रुकने का इशारा किया। उसने स्कोप से देखा और उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। देख स्कोप से। जैसी मैंने स्कोप में झांका, मेरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। 4 आकृतियां बर्फ पर झुकी थीं, 2 बड़े और 2 छोटे, सभी नग्न। उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और छोटे वाले एक पेड़ से चिपके कुछ खाते हुए दिख रहे थे। वो इंसान जैसे थे, लेकिन कुछ और भी। उनकी चाल, हाव भाव, आंखों की गति मानव से बहुत अलग थी। धीरज धीरे से फुसफुसाया, यह इंसान नहीं है, ये कुछ और हैं। हम घंटों उसी पेड़ के पीछे छुपे रहे, सांस तक रोककर। हम घर लौटे और नेहा सब कुछ जान गई हमारे चेहरों से ही। हमने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, जंगल में गई, लेकिन 2 घंटे बाद वापस लौट आई। बर्फ गिर चुकी है, निशान मिट चुके हैं। इतने कम सबूत में हम और कुछ नहीं कर सकते। नेहा चीख पड़ी, ये सिर्फ चोरी नहीं है, कुछ और है। लेकिन कोई हमारी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। अब ठंड फिर लौट रही है, बाहर बर्फ जमने लगी है। नेहा रोज कहती है, इस बार अगर वो लौटे तो हम यहां एक दिन भी नहीं रुकेंगे। हमने घर बेचने का फैसला कर लिया है, लेकिन एक सवाल अब भी दिमाग में घूमता रहता है, अगर ये इंसान नहीं थे तो क्या थे? क्या जंगल में आज भी कोई आदिम जाति जीवित है, या फिर कोई ऐसा राज जो हमारे आधुनिक समाज की समझ से परे है? अगर आपको ये कहानी डरा गई हो, या आपने भी कभी जंगल, पहाड़ या गांव में कुछ अजीब महसूस किया हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।